दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द न्यू चैप्टर ऑफ आवर बुक विच इज चैप्टर नंबर 8 titled as Mitchell the Otter, written by the author Gavin Maxwell। अब ये जो स्टोरी है ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है एंड सही मायनों में बोला जाए तो ये एक स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पर ना एक नरेशन हो रहा है कि एग्जैक्टली जो ऑथर है गैविन मैक्सवेल, जब वो ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे कोई डॉग या कैट जनरली जिसे हम पेट्स बनाते हैं उन्हें नहीं रखना, बल्कि मुझे एक ऑटर को पेट करना है। ऑटर क्या है भाई? ऑटर एक बहुत ही अलग टाइप का एनिमल है जिसका पिक्चर अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो लोग जो है जनरली ऑटर को पेट यहाँ पे नहीं करते, ठीक है? जहाँ पर हमारे ऑथर हैं वहाँ जनरली ऑटर को कोई पेट वेट नहीं करता है। बट इस बार जो ऑथर हैं उनका मन हुआ कि मुझे एक ऑटर को पेट करना है और उसका नाम उन्होंने रखा है मिचबिल, और इसीलिए हमारी स्टोरी का क्या नाम है? मिचबिल द ऑटर। अब इससे पहले कि हम इस स्टोरी को देखें, क्योंकि ये स्टोरी जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो बिफोर वी जस्ट गो एंड सी द स्टोरी, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट अ फाइन ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर। तो क्या होता है ना, ये जो ऑथर हैं इनका एक पेट डॉग था और वो पेट डॉग अनफॉर्चुनेटली ही डाइज। और जो ऑथर हैं वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब्ड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। सपोज आप में से जिनके पास भी कोई पेट डॉग या पेट कैट या पैरेट, बहुत से लोग माउस भी पालते हैं, तो जो भी एक एनिमल को पेट की तरह रखें, आप लोग केयर करते हैं, वो जो पेट है वो थोड़ा टाइम में क्या होता है ना, वो हमारे एक फैमिली मेम्बर जैसा बन जाता है। और अगर वो पेट हमसे दूर हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो डेफिनेटली हमें बहुत लोनली फील होगा, राइट? और यही चीज़ हो रही है ऑथर के साथ, क्योंकि ऑथर ने भी बहुत प्यार से ऑब्वियसली रखा होगा अपने पेट डॉग को, एंड व्हेन ही अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट द डॉग ही इज फीलिंग सैड एंड लोनली। और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो डिसाइड करते हैं कि मुझे अब एक और पेट रखना है, क्योंकि डेफिनेटली डॉग नहीं है अब उनकी लाइफ में, एक पेट डॉग नहीं है, तो उन्हें बहुत लोनली फील होता है। तो वो क्या सोचते हैं ना, वो अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ मैं एक ऑटर को एज अ पेट रख लेता हूँ। तो उनके जो फ्रेंड हैं वो उनको एक सजेशन देते हैं कि भाई तुम टिग्रिस मार्शस नाम की जो जगह है वहाँ जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं ऑटर को पेट करते हैं, और वहाँ जैसे मॉस्किटोज होते हैं ना, मॉस्किटोज यानी मच्छर जो बहुत कॉमनली दिख जाते हैं, राइट? तो वैसे ही ऑटर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो लोग ऑटर को जनरली पेट करते हैं। तो एज कॉमन एज मॉस्किटोज यू विल फाइंड ऑटर्स देयर। तो वो बोलते हैं ठीक है। नाउ वन डे व्हाट हैपेंस, कैसे ऑटर उनको मिलता है वो हम स्टोरी में देखेंगे। बट जैसे ही वो ऑटर को अपने घर लेकर आते हैं, अब ऑटर्स जो होते हैं ना वो पानी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है? तो ये जो हमारे ऑथर हैं वो क्या करते हैं, इसको बाथरूम में लेके जाते हैं, बाथ टब में, वाटर टब में, और धीरे धीरे पहले तो ऑब्वियसली कोई भी एनिमल होगा उसको थोड़ा मिंगल अप होने में, सराउंडिंग्स के साथ अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो वही सेम चीज हो रही थी मिचबिल के साथ। मिचबिल को भी थोड़ा टाइम लग रहा था कि कैसे वो मिंगल अप करे, जेल इन करे विद द ऑथर, कैसे वो सराउंडिंग्स के साथ अडेप्ट करे कि अब यही मेरा घर है। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो जो है अडेप्टेबल हो गया फॉर दैट प्लेस, एंड देन ही स्टार्टेड एंजॉइंग। उसे जैसे ही वाटर टब में बिठाया ना ऑथर ने, तो वो जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगा, स्प्लैश करने लगा पानी पे। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, ऑथर को उसको ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद ही चला जाता है बाथरूम में और खुद नल जो है, टैप जो है उसको खोलने की कोशिश करता है। एंड देन जब पानी निकलता है ना टैप से, जो खुशी होती है ऑटर के चेहरे पे, जो ऑटर अपने एक्सप्रेशंस दिखाता है, द वे ही फील्स सो गुड, और वो इतनी मस्ती वस्ती करता है, तो वो जो है हमें ऑथर बताएंगे। नाउ व्हाट हैपेंस, ऑथर को जो है दूसरी जगह ट्रैवल करना है, और डेफिनेटली एयरलाइंस में क्या होता है ना, बहुत कम एयरलाइंस होती हैं जो आपको पेट्स को ट्रैवल करना अलाउ करती हैं। तो जो हमारे ऑथर हैं वो ट्राई करते हैं कि उनको एक एयरलाइन बुक करनी होती है, एयर टिकट्स बुक करनी होती है। बट जो एयरलाइन है वो ये शर्त रखती है या फिर ये कंडीशन रखती है कि आपको अपने जो ऑटर पेट है उसको अराउंड 18 इंचेस के बॉक्स में पैक करके आना होगा। तो ऑथर जो है ऑब्वियसली उनको जाना तो है ही, उस जगह ट्रैवल तो करना ही है, तो वो डिसाइड करते हैं ठीक है आई विल कीप द ऑटर इन अ बॉक्स, और वो जो है थोड़े बहुत पियर्सिंग यानी कि थोड़े बहुत होल्स बना देते हैं ताकि द ऑटर कैन ब्रीथ। और इस तरीके से वो
उसे 1 घंटा पहले, यानी कि जब वो निकलने वाले होते हैं उसके 1 घंटा पहले वो बॉक्स में ऑटर को बंद कर देते हैं, ताकि ऑटर जो है वो उस बॉक्स में अडेप्ट हो पाए। क्योंकि एकदम से अगर ऑटर को उसी वक्त वो बॉक्स में रख के फ्लाइट में रख देंगे तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसको आदत नहीं होगी, राइट। तो ऑथर जस्ट टू मेक श्योर कि कोई इश्यू नहीं हो रहा है ऑटर के साथ, तो वो बॉक्स में उसको बंद करते हैं और कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ऑथर को बॉक्स को ओपन करना पड़ता है। वो क्या होगा, वी विल सी दैट इन द स्टोरी। कुछ ऐसा होता है कि भाई उनको बॉक्स को ओपन करना पड़ता है, बट द थिंग इज कि सिर्फ थोड़ा ही टाइम बचा होता है फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए, और उनको एयरपोर्ट पहुंचना होता है। तो वो जो है उसी कंडीशन में बॉक्स को, ऑटर को जो है लेकर बहुत हरी करते हुए जाते हैं, जल्दी से पहुंचते हैं एयरपोर्ट। वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं वहाँ एम्प्लॉयज़, वो ऑब्वियसली चिड़े हुए होते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया होता है, बट डेफिनेटली ऑथर जो है पहुँच जाते हैं और वो फ्लाइट में बैठते हैं। अब फ्लाइट में भी क्या होता है, कुछ होता है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ऑफ द ऑटर। और बट जो है फ्लाइट के बारे में एक अच्छा सी बात उन्होंने ये बताई है कि जो उस फ्लाइट में एयर हॉस्टेस थी, जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, वो जो है समझती हैं और जो ऑथर की कंडीशन है, और ऑथर को जो है सजेशंस भी सही देती हैं, हेल्प भी करती है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर को लगता है कि बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है उनकी एयर हॉस्टेस के थ्रू, और वो हमेशा उनको याद रखते हैं। क्लियर। इसके बाद क्या होता है, फाइनली वो पहुंच जाते हैं जहां भी वो ट्रैवल कर रहे थे, एंड देन वहां की जो लाइफस्टाइल होती है ऑटर के साथ, वो फिर ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं कि वहां के लोगों को, ऑब्वियसली लोगों ने ऑटर देखा होता है, बट कुछ लोग होते हैं जो उसको बहुत अजीब तरीके से कंपेयर करते हैं। कुछ तो होता है चलो ठीक है, मिलते जुलते एनिमल से कंपेयर करते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है ऑथर को, बट कुछ लोग जो है ऑटर को देखने के बाद भी कुछ ऐसे एनिमल का नाम दे देते हैं जो कि डाइजेस्ट ही ना हो। क्लियर। तो तब ऑटर को जो है बहुत ज़्यादा हंसी आती है, और एट द एंड वो एक जो है सीन डिस्कस करते हैं जहाँ पे एक लेबरर होता है और वो कुछ ऐसा पूछ लेता है ऑथर से जो कि ऑथर को लगता है अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग ऑटर। क्लियर। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट स्टोरी है जो कि रिवॉल्व करने वाली है कि कैसे एक ऑटर को पेट करने के डिसीजन के बाद, कैसे आफ्टर ऑथर स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ एन ऑटर एज अ पेट, उसके बाद कैसे लाइफ में चेंजेस या फिर क्या लाइफ में हुआ, दैट इज व्हाट हमारे जो ऑथर हैं गैविन मैक्सवेल वो हमें बताएंगे। क्लियर। आई होप थोड़े बहुत जो सस्पेंस थे कि क्या होने वाला है, बॉक्स क्यों ओपन होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है स्टोरी डेफिनेटली वो एक्साइटेड होंगे जानने के लिए। तो विदाउट टेकिंग योर टाइम आई जस्ट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर एंड देन वील बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। क्लियर। ऑल राइट। तो जो हमारे ऑथर हैं गैविन मैक्सवेल, ही इज द वन हु हैज रिटन दिस स्टोरी, was a Scottish naturalist and author best known for his non-fiction writing and his work with ऑटर्स। अब ये जो हमारे ऑथर हैं गैविन मैक्सवेल, ये जो हैं एक स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं और एक स्कॉटिश नेचुरलिस्ट भी रहे हैं और एक बहुत जाने माने राइटर भी हैं। और इनकी जो है बुक्स तो चलो नॉन फिक्शंस जो बुक है वो तो फेमस है ही, बट इनका जो काम ऑटर्स के साथ है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। क्लियर। तो ये बेसिक सा हमें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए अबाउट द ऑथर सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द ऑथर। क्लियर। अब हम एक आउटलाइन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। So in Midgebill, the author tells us how his life changed after he decided to domesticate an otter after he lost his pet dog. हमने देखो बिगनिंग में ही पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जो इनका पेट डॉग था एक, उसे अनफॉर्चुनेटली ऑथर ने लॉस ही लूज्ड हिम, और कहीं ना कहीं वो जो एक लोनलीनेस था, वो जो एक सैडनेस था, वो बहुत ज़्यादा ओवरपावर हो रहा था पोइट पे, ऑथर पे, और इसीलिए ही वांटेड टू डोमेस्टिकेट व्हाट एन अनदर एनिमल, और उन्होंने चूज़ किया एक ऑटर को डोमेस्टिकेट करना, पेट करना। और उसके बाद क्या हुआ उनकी लाइफ में वो सब वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। क्लियर। ऑल राइट। तो चलिए हम बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, बट बिफोर दैट हमको एक डिस्क्रिप्शन गिवन है कि कैसे एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, क्या डोमेस्टिकेट करना, पेट करना किसी भी एनिमल को इतना इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल आई नो बहुत से लोग हैं जो किसी पेट डॉग को या किसी कैट को अपने घर में रखना चाहता है, बट पेरेंट्स जो अलाउ नहीं करते, राइट। क्यों? क्योंकि हमें क्या लगता है भाई पेट आ जाएगा, हम खेलेंगे कूदेंगे, विल एंजॉय विद द पेट एंड दैट्स इट। बट पेरेंट्स को पता है कि देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसके साथ आती है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घर में बिठा दोगे पेट को और आपका काम हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो करो टू टेक केयर ऑफ दैट
पेट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये नहीं पता कि उनकी वैक्सीनेशन वाली चीज़ें या फिर उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना पड़ता है, उनको बाहर घुमाने ले जाना है, एक्सरसाइज करानी है, कोशिश करनी है कि वो मिंगल अप करे सबके साथ, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, राइट। तो अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता होती, इफ़ यू आर नॉट कंसिडरेट इनफ ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देन डेफिनेटली समवेयर पेरेंट्स सही होते हैं कि भाई आप लोग नहीं कर पाओगे देख रेख, टेक केयर नहीं कर पाओगे, बेटर द एनिमल्स लिव फ्रीली लाइक। तो इसीलिए लोग जो है ना कभी सोचते नहीं हैं कि किस तरीके से हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, हम कैसे केयर करेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते एनिमल्स को, एंड दे जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर एंटरटेनमेंट, फॉर द सेक ऑफ दैट थिंग कि भाई मुझे एक पेट चाहिए, वो एक पेट को डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो किस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान में रखकर देन यू शुड टेक अ डिसीजन कि वेदर यू आर एबल इनफ टू टेक केयर ऑफ एन एनिमल एट योर होम और नॉट, वो चीज़ें अभी हमें यहाँ पर पता चलेगी। क्लियर? सो गैविन मैक्सवेल लिव्स in a cottage of in Campbellsfield in the West Highlands in Scotland। कहाँ पे रहते हैं हमारे ऑथर, वो हमें गिवन है कि गैविन मैक्सवेल जो ऑथर हैं वो एक कॉटेज में रहते हैं। कहाँ पर है ये सिचुएटेड? इन कैम्बेल्सफियर्ड इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। तो ये पूरी जगह का नाम है, ठीक है। When his dog Johnny died, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑथर के डॉग का नाम क्या है? जॉनी। तो when he unfortunately lost his dog whose name was Johnny, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again। और ऑब्वियसली आपके सामने एक क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि मैम जो ऑथर हैं उन्होंने अपना एक डॉग लूज किया था, राइट, तो वो फिर से एक और डॉग को भी तो डोमेस्टिकेट कर सकते थे। बट क्या है ना, अगर वो एक और डॉग को डोमेस्टिकेट करते भी तो कहीं ना कहीं उस डॉग को देखकर उन्हें जॉनी की याद आती, राइट। जॉनी कौन भाई? उनका जो डॉग था। तो वो चीज़ वो उनसे शायद वो कर ना पाए कंट्रोल, या वो चीज़ जो है उनको हमेशा सैड करती रहेगी, क्योंकि एक बार जो कनेक्शन बन गया एक एनिमल के साथ वो टूटता नहीं है, राइट। तो जॉनी हमेशा उनको याद दिलाता रहेगा, उस डॉग को जब भी वो देखेंगे जॉनी हमेशा याद आएगा। तो इसीलिए उन्होंने ये सिलेक्ट चूज कर लिया था, ये डिसीजन ले लिया था कि डेफिनेटली वो एक और डॉग को तो डोमेस्टिकेट नहीं करेंगे। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। बट ऐसा भी था कि उनके लिए लाइफ विदाउट अ पेट जो है बहुत अकेलेपन से भरी हुई थी, यानी उनको कोई ना कोई पेट तो चाहिए ही था। तो नॉट अ डॉग डेफिनेटली, बट एन अनदर पेट इज गोना वर्क। रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। और आगे जाके होता क्या है वो हमें गैविन मैक्सवेल अपनी ही भाषा में अपने तरीके से नरेट करने वाले हैं। क्लियर? तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जिसका मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि गैविन मैक्सवेल स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ पर? स्पेसिफिकली कैम्बेल्सफियर्ड में। और यहाँ पर इनका जो डॉग है जॉनी, उसको अनफॉर्चुनेटली इन्होंने खो दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सैडनेस, वो लोनलीनेस थी उनकी लाइफ में। तो डेफिनेटली वो एक और पेट तो चाहते थे, बट नॉट अ डॉग अगेन, क्योंकि वो डॉग जो है उनको फिर से जॉनी की याद दिलाता। क्लियर? अब आगे होता क्या है वो हमें ऑथर खुद बताएंगे। क्लियर? ऑल राइट। सो वी हैव बीन गिवन एन एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या? आपको एक नॉलेज दिया हुआ है विच इज टाइटल्ड एज एक्टिविटी इन योर बुक, विच सेज डू यू हैव अ पेट। पहले क्वेश्चन किया गया है क्या आपके पास कोई पेट है। इफ यू डू, यू परहैप्स नो दैट अ पेट इज अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिखा है कि आपके पास कोई पेट है, और अगर आपके पास कोई पेट है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये बहुत सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बस आप पेट डॉग ले आए बस डन, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है। पेट को लेकर आना, उसकी देख रेख करना, टेक केयर करना इज अ वेरी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। रीड इन द बॉक्स बिलो, हमें एक बॉक्स गिवन है। What the SPCA, ये क्या है? The Society for the Prevention of Cruelty to Animals। SPCA एक नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एनिमल्स के खिलाफ क्रूएलिटी, जो बुरा व्यवहार होता है उसके खिलाफ जो है ये लोग काम करते हैं। यानी कि एनिमल्स के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं कि कोई अगर इस एनिमल्स को बुरा व्यवहार करता है या फिर उनका ध्यान नहीं रखता, तो उनके हिसाब से वो जो है कोशिश करते हैं कि एनिमल्स हैप्पीली सर्वाइव करें। has to say about how to care for a pet। तो ये जो SPCA है वो जो है बताना चाहते हैं आपको कि किस तरीके से एक पेट का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? तो पहले तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक पेट को ध्यान रखना जो है एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। SPCA जो है द सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स, ये जो है आपका
किस तरीके से आपको बता रहे हैं कि पेट्स का ध्यान रखना है, वो अब हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो लेट्स रीड द बॉक्स विच इज गिवन इन योर बुक। ओनिंग अ पेट इज अ लाइफ टाइम ऑफ कमिटमेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पेट को ओन करते हो, आप ले आते हो किसी डॉग को, कैट को, किसी भी एनिमल को, तो डेफिनेटली आप उस एनिमल का ध्यान तब तक रखोगे जब तक वो एनिमल आपके साथ है, राइट? तो ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट, मतलब जब तक वो एनिमल इस दुनिया में है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादातर क्या होता है भाई, अप टू 10 years और मोर इफ यू ओन अ डॉग और अ कैट, ज्यादातर एक डॉग या कैट ही लोग ओन करते हैं। तो जो एक एवरेज सा एज अगर देखें या ईयर्स देखें तो 10 साल तक तो फॉर द 10 years यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ डॉग और अ कैट। कुछ होते हैं जो फॉर्चुनेटली दे सर्वाइव मोर देन दिस, बट कुछ होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली वी लूज देम। तो लाइफ टाइम कमिटमेंट है, ऐसा नहीं है 1-2 महीने के लिए ही सिर्फ आप डोमेस्टिकेट कर लो और रख लो। क्लियर? इन्वॉल्विंग कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपको हर एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उनको रहने के लिए, खाने के लिए दे दो, दैट्स इट। बहुत सी चीजें अभी हम पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या ध्यान में रखना है व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंसिडरेबल, यानी आपको कंसिडरेट होकर, सोच समझ कर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना होता है इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ अ पेट डॉग और अ कैट और एनी अदर पेट। क्लियर? The decision to acquire one therefore should be made by the whole family. इसीलिए acquire का मतलब क्या है, to own। तो अगर आप किसी भी पेट को ओन करना चाहते हो, रखना चाहते हो अपने पास, तो डेफिनेटली ये डिसीजन जो है पूरी फैमिली को लेना चाहिए। दिस इज नॉट अ डिसीजन दैट यू हैव टू अलोन टेक। क्लियर? यू हैव टू टेक अलोन, सॉरी। यानी कि यहाँ पर ये चीज मेंशन की गई है कि जैसे हमें कोई भी पेट चाहिए होता है तो हमारी मम्मा अगर मना कर देती है, दैट मीन्स कि वो नो ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी फैमिली का डिसीजन है भाई, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं आपने जो है किसी डॉग या कैट को लिया तो आप ही को सब कुछ देख रेख करनी पड़ेगी, नहीं। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंप्लीट फैमिली, इसीलिए इट शुड बी अ डिसीजन विच इज मेड बाय द होल फैमिली। विदाउट फुल अग्रीमेंट बाय everyone the pet could end up unwanted। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फैमिली में एक भी जन है जो कि सपोर्ट नहीं करता इस फैक्ट को कि कोई पेट एनिमल आपके घर में आना चाहिए, रहना चाहिए, तो डेफिनेटली वो एनिमल अनवांटेड सा फील करेगा, और जो कि अच्छी बात नहीं है। Puppies and kittens are so adorable, it is easy to understand why adults and children alike would be attracted to them। तो क्योंकि डॉग्स तो नहीं, उनके बच्चों की बात हो रही है, पपीज और किटन्स यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं डॉग के, जो कैट के बच्चे होते हैं किटन्स, वो इतने क्यूट होते हैं, वो इतने अडोरेबल होते हैं कि उनको देखकर कोई बड़ा हो, एडल्ट हो या कोई बच्चा हो, वो सेम वे में, अलाइक मतलब इन द सेम वे, उसी तरीके से पसंद करते हैं कि नहीं डॉग्स को या फिर कैट्स को। क्यों? क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है, जो ये क्यूटनेस होती है उनकी, जो इतने क्यूट से होते हैं ये लोग, स्पेशली इनके जो बच्चे होते हैं, राइट, दे आर सो अडोरेबल, सो क्यूट, कि उसकी वजह से वी गेट अट्रैक्टेड कि हाँ भाई हमें इन्हें ओन करना है, राइट। तो ये जो चीज़ है ना कि आप उनकी अडोरेबल जो फेस है उसको देखकर अट्रैक्ट हो जाते हो, वो एडल्ट्स हो या चिल्ड्रन हो, उनके दोनों में सेम है, राइट। ऑल राइट। Unfortunately, their cute looks are often a disadvantage because people purchase them without consideration। यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात बोली गई है कि हमें क्या लगता है भाई क्यूट है तो इनको ओन कर लो। हम जो है कुछ चीज़ों को कंसिडर ही नहीं रखते, ध्यान में नहीं रखते कि भाई कैट हो या डॉग हो, उनको सिर्फ खरीद के परचेज करके घर पे रख लेना जो है इसलिए नहीं कर सकते आप क्योंकि जस्ट बिकॉज वो आपको क्यूट लगे। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है उनके साथ, अगर वो आप कंसिडर नहीं करते हो डेफिनेटली फिर एक क्यूटनेस जो है वो इन एनिमल्स के लिए डिसएडवांटेज का काम करता है। एंड द नॉलेज ऑन हाउ टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। और कुछ लोगों को नॉलेज भी नहीं होता, राइट, कि एनिमल्स का ध्यान कैसे रखना है, कैट का ध्यान कैसे रखना है, डॉग का ध्यान कैसे रखना है। वो जो नॉलेज है अगर वो भी नहीं है ना आपके पास तो कहीं ना कहीं इशू हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि बहुत से लोग जस्ट बिकॉज वो क्यूटनेस है एनिमल्स में उसको लेकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कैसे केयर करना है उसके नॉलेज के बिना ही चालू हो जाते हैं कि नहीं भाई हमको तो परचेस करना है बस। तो वो क्या हो जाता है, एक डिसएडवांटेज हो जाता है फॉर द एनिमल्स। द बेसिक पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अडॉप्टिंग अ पपी आर। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंशन्ड है SPCA के द्वारा कि जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक पपी को अगर अडॉप्ट करना चाहते हो जो सबसे कॉमनली अडॉप्टेड एनिमल है, तो फिर आपको क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, लेट्स रीड दोज।
First point is an annual dog license in accordance with government regulations. आप किसी भी डॉग को परचेज करते हो, 1 साल का लाइसेंस बनता है इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशन. गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशन रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक एनुअल डॉग लाइसेंस बनता है जो आपको बनवाना चाहिए. क्लियर. सेकेंड पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो है इट्स एनुअल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिसीजेस. अब देखो ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि एनिमल्स जो हैं उनका एनुअली एक ना एक वैक्सीनेशन होता है. वैक्सीनेशन मतलब कुछ इंजेक्शंस लगते हैं इनको, जिसके थ्रू क्या होता है ना, इनको अगर कोई बीमारी या कोई डिसीज होनी हो तो वो नहीं होगी, यू कैन प्रिवेंट इट. यानी कि एनुअली इनका वैक्सीनेशन का ध्यान रखना इज द सेकेंड पॉइंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए. थर्ड पॉइंट होना चाहिए टॉयलेट ट्रेनिंग. अब जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा किड भी होता है तो आप उसको एक प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग देते हो, राइट. सेम वे में आपको एनिमल को भी देना चाहिए, क्योंकि अब वो स्ट्रीट डॉग या स्ट्रीट कैट की तरह काम नहीं कर रहा है, वो एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है. तो इसीलिए आपको एक प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. वो खुद तो सीखेगा नहीं, राइट. तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आर यू एबल इनफ और आर यू इंटरेस्टेड टू गिव टॉयलेट ट्रेनिंग टू द पेट, फिर ही आप उनको परचेस कीजिए. रेगुलर ग्रूमिंग एंड बेथिंग. रोज जो है प्रॉपर ग्रूमिंग करनी चाहिए आपको अपने पेट एनिमल्स की. ग्रूमिंग मतलब क्लीनिंग, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कुछ एनिमल्स की बेथिंग की बात कर लो, इनके फर वगैरह की बात कर लो, इनकी कटिंग की बात कर लो. कुछ लोग हेयर कट कराते हैं. कभी कभी क्या होता है ना, इनके अगर आप ध्यान नहीं रखो तो इनकी स्किन में कुछ इंसेक्ट्स, कुछ है ना लाइसिस वगैरह आ जाती हैं, जिसकी वजह से डज नॉट इट्स नॉट हेल्दी फॉर देम. कभी कभी वूंड्स हो जाते हैं, इंजरीज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दोज इंसेक्ट्स, और हम कंसिडर ही नहीं करते इस फैक्ट को. तो अगर आप रेगुलर ग्रूमिंग और बेथिंग करना जानते हो या आपको पता है मुझे ये करना पड़ेगा, देन डेफिनेटली गो फॉर अ पेट. ओबीडियंस ट्रेनिंग. अब देखो जो पेट्स होते हैं भाई, बहुत आपने अगर कभी कोई ऐसे वीडियोस देखे हो पेट्स के, तो इतना ज़्यादा आजकल तो भाई कुछ भी कर लेते हैं लोग. तो यहाँ पर आपको ये बताया कि ओबीडियंस ट्रेनिंग यानी कि आपके पेट को आप सिखाओ किस तरीके से बिहेव करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गेस्ट आते हैं तो ऐसा ना हो कि वो अग्रेसिवली बाइट कर ले उन गेस्ट को, ऐसा कुछ ना हो कि वो कुछ अनवांटेड सा कर दे. तो आपको ये सब चीज़ें सिखानी होती हैं अपने पेट को. तो इफ़ यू आर रेडी फॉर इट देन डू गो फॉर परचेसिंग अ पेट. डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट अ बैलेंस्ड डाइट. और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होती है भाई, जैसे हर एक ह्यूमन बॉडी के लिए एक बैलेंस डाइट होती है ना, वैसे ही एनिमल्स के लिए भी होती है ऑब्वियसली. तो आपको अवेयर होना चाहिए कि किस तरीके से आपको कितने बजे कितना खाना उनको प्रोवाइड करना है. क्लियर. ऑल राइट. सोशलाइजेशन. नेक्स्ट चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो है सोशलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एनिमल्स so that they can be kept in a close relationship with others. यानी कि सोशली इंगेज होना, भले वो अदर एनिमल्स के साथ हो, ह्यूमन बींग्स के साथ हो, वो चीज़ भी आपको सिखानी होगी. जैसे हमको गिवन है, many dogs are kept confined in cages or tied up to stop them from dirtying the garden or from chewing on shoes. This is wrong and socialization is very important. यहाँ पे ये बोला है कि सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. किस टर्म्स में? कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पेट को लाते हैं और उसको बांध करके बस घर में रख देते हैं, ठीक है. यहाँ तो वो बाहर घर के बाहर बंधा होता है चेन्स के थ्रू, या फिर घर के अंदर बस उसको बांध के रख देते हैं, जो कि सही नहीं है. आपको क्या लगता है, नहीं मेरा गार्डन गंदा हो जाएगा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरा फ्लोर गंदा हो जाएगा, इसीलिए एनिमल को बंद करके रख दो. नहीं, यू शुड अलाउ दैट एनिमल टू लिव फ्रीली इन द हाउस. उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो बंदिशों में नहीं है, कन्फाइंड नहीं है, बल्कि वो फ्री है. क्लियर. तो ये चीज़ जो है अगर आपके दिमाग में है कि आपको ऐसा लगता है नहीं भाई मेरा गंदा नहीं होना चाहिए घर, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कुछ खराब नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली भाई अवॉइड करो टू परचेस एनी डॉग और एनी कैट और एनी एनिमल इन दैट केस, क्योंकि सोशलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एनिमल्स. अ डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज, अफेक्शन एंड प्ले. और रोज जो है आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको एनिमल को प्यार करना है, वो अफेक्शन देना है, उसके एक्सरसाइज यानी कि किसी न किसी तरीके से आपको कुछ उसके साथ खेलना है, या जिस भी तरीके से वो एक्सरसाइज कर पाए, खेल पाए, उसकी बॉडी में एक बोल सकते हैं एक मूवमेंट हो, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रेगुलरली आपको किस तरीके से बैलेंस्ड रखनी है. क्लियर. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग में रहने चाहिए अगर हम सोच रहे हैं कि किसी पेट को हमें परचेज करना है या नहीं. क्लियर. ऑल राइट. Reading up on the subject beforehand is another important requirement and will guide you towards being a responsible pet owner. Next चीज़ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए ना वो है कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पहले से पढ़ लेना चाहिए. बिफोर एंड यानी बिफोर परफॉर्मिंग दैट एक्शन, ऐसा बोल लेते हैं.
बिफोर हैंड यानी पहले से। तो इसके पहले कि आप किसी पेट को ओन करो, डोमेस्टिकेट करो, उसके पहले ही आपको कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी चाहिए। Another requirement and will guide you towards being a responsible pet owner, क्योंकि वो जो है आपको चलो नहीं पता, आप जानना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो कुछ बुक्स वगैरह आती हैं जो आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पहले से पता हो और आप एक रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर कहलाओ। Selected pet shops and major bookstores provide books on the care of various breeds or पेट्स। और कुछ सिलेक्टेड पेट शॉप्स होती हैं या बुक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें एक पेट बुक है तो कुछ ना कुछ पेट बुक्स होती हैं, पेट शॉप्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो पेट्स का। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हो, पहले से ही रिसर्च करते हो, कोशिश करते हो जानने की, डेफिनेटली दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ हियर इट इज गिवन ऑन द केयर ऑफ वेरियस ब्रीड्स और पेट्स। तो डिफरेंट पेट्स तो आपको पता ही, डिफरेंट एनिमल्स। ब्रीड्स का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी हर एक की डिफरेंट ब्रीड होती है ना। आप डॉग्स में चले जाओ तो डॉग्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स मिल जाएंगी, कैट्स में डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स मिल जाएंगी। तो हर एक ब्रीड जो है उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग टाइप का एनिमल होता है। तो अगर आप जो हो उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले से ही पढ़ो ताकि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर। क्लियर? ऑल राइट, नाउ लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो ये जो था आपको एक डिस्क्रिप्शन गिवन था, एक जनरल नॉलेज था कह लीजिए, क्योंकि अगर आप कभी कोशिश कर रहे हो कि नहीं भाई मुझे कोई पेट ओन करना है या फिर कोई डॉग या कैट ओन करना है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि मुझे किन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि वेदर आई एम रेडी टू टेक दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा इतनी केयर एनिमल की, तो कोशिश मत करो उनको डोमेस्टिकेट करने की। क्लियर? चलिए अब स्टोरी बिगिन करते हैं। अब आपकी जो स्टोरीज है ना वो ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4, ठीक है? तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ऐसा है बस सीन्स जो है चेंज हो रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपको गिवन है, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल्ड टू सदर्न इराक। अब यहाँ पर हमें पता है कि खुद ऑथर जो है वो हमसे बातचीत कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे कोई भी फर्स्ट पर्सन होगा तो वो ऑथर होगा। तो ऑथर सेज कि 1956 के न्यू ईयर में पहले यानी कि जब बिगनिंग हुई है ईयर की, उसमें शुरुआती दिनों में बिगनिंग में क्या हुआ है? आई ट्रैवल टू सदर्न इराक। वो जो है इराक के सदर्न साइड में ट्रैवल कर रहे थे। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Chemisphere ringed my water. A stone's throw from its door would be an immensely suitable spot for this experiment. देखो सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पर कि तब तक, by then यानी तब तक, it had crossed my mind. crossed my mind यानी कि मैं भूल गया, ठीक है? a thought came into my mind यानी कि ऐसा होता है ना, क्रॉस होके गया। तो ये तब तक जो है ये चीज़ मेरे दिमाग में आ गई थी कि क्या थी वो बात कि आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। यानी ये चीज़ जो है इनके दिमाग में ऐसे स्ट्राइक हुई थी तब तक कभी तो, कि मुझे जो है अब डॉग नहीं एक ऑटर को पेट करना है। एंड दैट कैमस्फियरना जो है, कैमस्फियरना वो जगह जहाँ पे वो ये रहते थे, राइट? और उनको लगता था जो कैमस्फियरना जगह है वो क्या है? रिंग्ड बाय वाटर। उसके चारों तरफ पानी पानी है, यानी जहाँ ये रहते हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज हैं, पानी है। और स्टोन्स थ्रो मतलब अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि जहाँ वो रहते हैं ना वहाँ के बस थोड़े से ही शॉर्ट डिस्टेंस पे, थोड़ी सी ही दूरी पे क्या है? बहुत सारा वाटर बॉडी है। From its door would be an eminently suitable spot for this experiment. Eminently यानी कि very suitable, highly suitable, यानी कि ऑथर कह रहे हैं कि भाई जब तक 1956 का बिल्कुल अर्ली डेज तो थे, बिगनिंग थी बिल्कुल, तब मेरे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आई थी व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू सदर्न इराक कि मुझे ऑटो को अब पेट करना है, डोमेस्टिकेट करना है रादर देन अ डॉग। क्लियर? और जो वो बोल रहे हैं कि भाई फिर मेरे को एक चीज़ और अच्छी लगी कि इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए एक फैक्ट है कि मैं जहाँ रहता हूँ कैमस्फियरना में, वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी है और बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस पे है जहाँ पे ऑथर रहते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत सही है एक्सपेरिमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जो ऑटर होते हैं ना, ऑटर इज एनिमल विच लुक्स लाइक दिस, ठीक है? तो ये जो ऑटर होते हैं ये पानी में ही रहना पसंद करते हैं। तो उनको लगता है कि भाई ये एक्सपेरिमेंट सही क्यों होगा। एक्सपेरिमेंट क्यों बोला? पहली बात तो क्योंकि कभी उन्होंने ऑटर को डोमेस्टिकेट नहीं किया है, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही इसीलिए होगा क्योंकि बिल्कुल वाटर बॉडीज नज़दीक हैं, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी ऑटर को और उसको अडेप्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? ऑल राइट। When I casually mentioned this to my friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris
marshes. वो बोल रहे हैं जितने नॉर्मली कैजुअली मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है that I want to own an otter. तो my friend also told me or suggested me that you should go to Tigris marshes and try to get a otter from there. यानी कि ऑथर के जो फ्रेंड हैं उन्होंने उनको उसी तरीके से कैजुअली रिप्लाई किया कि मेरे हिसाब से तुम्हें जो है टिग्रिस मार्शेस जाकर वहाँ से ऑटर लेना चाहिए. For there they were as common as मॉस्किटोज, क्योंकि टिग्रिस मार्शेस में ऑटर्स जो हैं उतने ही कॉमन थे जितने मॉस्किटोज कॉमन होते हैं हमारे यहाँ. यानी कि ऐसा बोल सकते हैं बहुत इजीली मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं कौन, ऑटर्स इन टिग्रिस मार्शेस. नाउ व्हाट इज टिग्रिस मार्शेस? मार्शेस अलोंग रिवर टिग्रिस इन इराक. इराक में एक रिवर है टिग्रिस, तो उसके अराउंड जो मार्शल एरियाज है ना, तो वहाँ पर जो है इनके ऑथर के फ्रेंड बोलते हैं कि भाई यहीं से ले लो तुम ऑटर. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑटर्स तुम्हें नॉर्मली मिल जाएंगे. ऑटर क्या है भाई? ये है एनिमल, हर जगह आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो क्या है अगर आप देखोगे नहीं ना ऑटर कौन सा एनिमल है तो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, ऑल राइट. सो एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स. और उनके फ्रेंड ने क्या बताया कि ये बहुत ज़्यादा कॉमनली तो मिल ही जाते हैं, और वहाँ पे जो अरेबिक पीपल रहते हैं वो ज़्यादातर इनको डोमेस्टिकेट करते हैं, टेम करते हैं. We were going to Basra to the consultant general to collect and answer our mail from Europe. क्या लिखा है यहाँ पर कि हम जो है बसरा ट्रैवल कर रहे थे. क्यों ट्रैवल कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पर एक कलेक्ट करना था इनको और आंसर करना था किसका? एक मेल का. क्योंकि इनका एक मेल आने वाला था यूरोप से, उसका आंसर इनको चाहिए था, तो उसके लिए वो बसरा ट्रैवल कर रहे थे. At the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. तो वो जब पहुँचे यहाँ पर तो उनको क्या पता चला कि काउंसलेट जनरल में उनका मेल का जवाब नहीं आया है, उनके फ्रेंड का जवाब आ गया है. क्लियर? इसके बाद क्या होता है, लेट्स सी. I cabled to England. अब जो है ऑथर बोलते हैं कि मैंने जो है केबल का मतलब क्या होता है, उस वक्त ना टेलीग्राफ भेजा जाता था, एक मशीन होती थी, ठीक है, जिसे हम कहते थे टेलीग्राफिंग मशीन. तो इस मशीन में क्या करते थे लोग, कुछ कोड्स पंच करते थे और वो कोड्स जिस भी पर्टिकुलर टेलीग्राफ मशीन को भेजना है वहाँ सेंड कर देते थे. ठीक है, तो ये कुछ सिस्टम होता था. अब देखो 1956 की बात हो रही है, बहुत पुरानी बात है. तो इस वक्त जो है ऐसे नॉर्मली मैसेजिंग और टेक्सटिंग सब कुछ नहीं होता था. इनको क्या करना पड़ता था, इनको टेलीग्राफ भेजना पड़ता था बाय पंचिंग द कोड्स. क्लियर? सो आई केबल्ड टू England. Cabled means sent a message by telegraph. And when 3 days later nothing had happened, I tried to टेलीफोन. और फिर क्या हुआ ना कि 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, यानी कि जो टेलीग्राफ का रिप्लाई था या कुछ मैसेज कुछ भी नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेलीफोन किया. अब आप बोलोगे मैम टेलीफोन पहले भी कर सकते थे. भाई टेलीफोन करना उस वक्त भी इतना ईजी नहीं होता था जैसे अभी डायल हो जाता है. देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी बात करते हैं. द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस. 24 घंटे पहले, 1 डे प्रायर, यू हैड टू बुक द कॉल. ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर. एक पहले दिन क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट डे क्या हुआ कि लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी, यानी कि फोन नहीं लग रहा था. ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे. और दूसरे दिन जो है किसी रिलीजियस हॉलीडे की वजह से, कोई रिलीजियस फेस्टिवल वगैरह या कुछ होगा जिसकी वजह से छुट्टी थी, तो उस हॉलीडे की वजह से कॉल नहीं लगा. ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन. और थर्ड डे भी कुछ ब्रेकडाउन हो गया, कुछ कनेक्शन नहीं हो पा रहा था. तो तीनों दिन की वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली वॉज नॉट एबल टू टॉक ओवर द टेलीफोन. माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज्ड टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम. और क्योंकि इनके फ्रेंड का तो रिप्लाई ऑलरेडी आ चुका था, तो वो जो है चले गए और उन लोगों ने बोला एक दूसरे को कि हम 1 हफ्ते में मिलेंगे. 5 days later माई मेल अराइव्ड. और 5 दिन लग गए. 5 days के बाद क्या हुआ, उनके मेल का जवाब आ गया. I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from टाइम टू टाइम. और जो है ये जो है मेल लेकर अपने बेडरूम में चले गए और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जहाँ पर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर, स्क्वाट्स देखा होगा आपने, एक्सरसाइज करते हैं राइट, यानी कि आप किस तरीके से बैठे हो, क्राउच और सिट विथ वंस नीज बेंट एंड वंस हील्स क्लोज टू और द बैक ऑफ द थाइस. तो हम ऐसे बैठते हैं जैसे कि हम घुटनों के बल बैठते हैं, नीज के ऊपर बैठते हैं और हमारे जो पैर हैं, जो हील्स हैं हमारे पैर की, वो हमारे थाइस को टच कर रही हो. तो इस तरीके की पोजीशन को क्या बोलते हैं, स्क्वाटिंग. तो ऐसे जो है 2 अरब्स
बैठे हुए थे। ये इराक में है तो वहाँ के लोग क्या है, अराबिक, तो अराब्स जो है इनके बेडरूम में बैठे हुए थे। बिसाइड देम ले अ सैक, और उनके जस्ट बगल में एक सैक रखा था, एक बोरी रखी थी, जो कि कैसी हो रही थी, दैट स्क्वर्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि बार बार ट्विस्ट हो रही थी, यानी कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा था उस सैक में। स्क्वर्म्ड मीन्स ट्विस्टेड अबाउट। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हेयर इज योर ऑटर, और उनको जो है एक नोट दिया इन अरब्स ने हाथ में, और उसमें लिखा था हेयर इज योर ऑटर। जो इनके फ्रेंड थे वो जो है जाने के पहले इनके लिए एक ऑटर ऑलरेडी लेके गए थे, तो इनको एक ऑटर गिफ्ट करके गए जिसमें उन्होंने लिखा था नोट में हेयर इज योर ऑटर। क्लियर? ऑल राइट। सेकेंड पार्ट, अब देखो ये हो गया फर्स्ट सीन, कैसे ऑटर इनको मिला। अब सेकेंड पार्ट है कि क्या होता है ऑटर जब उन्होंने ले लिया तो कैसे टाइप के चेंजेस या क्या देखने को मिलता है। So with the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended. उन्होंने बोला कि जैसे ही मैंने वो सैक खोला तब से जो मेरी लाइफ का एक न्यू टर्न था, एक न्यू फेज स्टार्ट हुआ, वैसा उसके बाद है ना कुछ भी मतलब वह चेंज नहीं हुआ, यानी कि वैसा का वैसा वो फेज जो है चलता रहा तब से, जब से मैंने वो सैक जो है वो खोला है, और वो फेज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो जैसे इनने सैक खोला भाई, उसमें कौन था, इनका ऑटर था। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, और उनको लगता है कि जब तक मैं खुद इस दुनिया से नहीं चला जाता हूँ, टिल द टाइम आई डाई दिस फेज विल नॉट एंड इन माई लाइफ। It is in effect a thraldom to otters and otter fixation। और ये क्या है, एक thraldom है, इसका मतलब क्या होता है, being under the control of। तो ऐसा लग रहा है एक इफेक्ट क्या है कि this is a thraldom to otters, ये कंट्रोल सॉर्ट ऑफ हो गया किस पे, ऑटर्स में। एंड ऑटर फिक्सेशन यानी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड माय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। उनको लगता है कि जितना उनको ऑटर्स के साथ कनेक्शन है, जो एक फिक्सेशन है, वैसा उन्होंने कभी किसी और को नहीं देखा जिसने ऑटर को कभी भी ओन किया होगा। क्लियर? ऑल राइट। The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived ड्रैगन। क्या लिखा है इन्होंने कि जैसे ये क्रीचर यानी कि जो सैक से बाहर कौन आया, ऑटर, तो वो जैसे ही बाहर आता है, कहाँ, हमें पता है कि काउंसलेट में है, राइट, ऑथर, तो वहाँ का जो रूम है वहाँ की क्या है, बहुत स्पेस है, स्पेशियस यानी बहुत ज़्यादा स्पेस है। ऐसी टाइल्स पे जो है ये ऑटर बाहर निकल के आता है फ्रॉम द सैक, और वो कैसे दिखता है, वो दिखता है एक छोटा सा मिडियवली कंसीव्ड ड्रैगन। मिडियवली कंसीव्ड यानी मिडिल पीरियड में जो एक सोचा जाता था, एन इमेजिनेशन ऑफ द मिडिल एजेस, एक इमेजिनेशन था, ऐसा था नहीं, कैसा, ड्रैगन। आपने सुना होगा, मूवीज देखी हैं, एक एनिमल जिसके बारे में सोचा जाता है कि वो फायर फेंक सकता है, जो ड्रैगन होते हैं, राइट। तो वैसा ही कुछ जो है किसको दिख रहा था, ये ऑटर को कंपेयर कर रहे थे कि ऑटर जो है उनको एक छोटा सा ड्रैगन दिख रहा था, जो मिडिवली कंसीव्ड कॉन्सेप्ट है, यानी कि तब के टाइम पे मिडिल एजेस में ऐसा इमेजिन किया जाता था कि ड्रैगन नाम का भी कोई क्रीचर है। From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud आर्मर। लिखा है कि उसके हेड से लेके टिप ऑफ द टेल तक, यानी ऑटर के सर से लेके पूंछ तक, टेल तक, ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, यानी कि पूरी तरीके से वो मड में, मिट्टी में बिल्कुल बना हुआ था। क्यों भाई, इतनी मिट्टी, इतनी डर्ट क्यों लगी हुई थी, क्योंकि ये कहाँ से आया है, मार्शेस से, राइट, टिग्रिस मार्शेस, और मार्शेस में बहुत मड होती है, बहुत गीली मिट्टी होती है, तो इस वजह से इसमें भी ऐसा दिख रहा था कि सर से पूंछ तक, फ्रॉम हेड टू टेल ही इज कवर्ड इन mud, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। और जैसे कि एक चॉकलेटी ब्राउन कलर का मोल हो, वैसा ही इनको दिख रहा था कि एक इतनी तरीके से मड में कवर्ड था ये हमारा जो ऑटर है। तो ऑटर के पूरे मड में कवर होने के बाद भी बीच में क्या दिख रहा था, उनको एक सॉफ्ट वेलवेट फर दिख रहा था, ठीक है, सॉफ्ट वेलवेटी सी स्किन दिख रही थी, जो कि डेफिनेटली चॉकलेट ब्राउन, जो मोल जैसे दिखते हैं वैसे कलर की दिख रही हो। ऑलराइट, ओके। He shook himself, और उसने अपने आप को थोड़ा हिलाया, शेक किया, and I half expected a cloud of dust। और इनको क्या लग रहा था कि भाई वो जितना हिलेगा, इतनी मड है, तो उनको लग रहा था कि जैसे वो हिलेगा बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो निकलेगी।
But in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true कलर्स. अब यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं ना कि अगले महीने यानी 1 महीना उनको लग गया उसका रियल कलर देखने में. ऐसा क्यों? क्योंकि ऑटर इतना ज़्यादा डर्टी हो रहा था, मड इतनी थी उसकी बॉडी पे कि उसको साफ करते करते, क्लीन करते करते उसकी रियल स्किन, रियल फर देखने के लिए उनको पूरा 1 महीना लग गया. एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द ऑटर टू कंप्लीट 1 month. मिजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर. हमको पता है कि भाई ऑथर जो है वो ऑटर को क्या बोलते थे? मिजबिल बोलते थे. वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली नोन अननोन टू साइंस. तो ये जो ऐसा माना जाता था कि जो ऑटर है ना वो ऐसे हैं जो कि पहले साइंटिफिक टर्म्स में जाने नहीं जाते थे. यानी ऑटर एक ऐसी स्पीशी बोल लीजिए कि जिनको जूलॉजिस्ट पहले जानते नहीं थे. एंड वॉज एट लेंथ क्रिश्चियन बाय जूलॉजिस्ट ल्यूट्रोगेल पर्स्पिसिलेटा मैक्सविली. क्या लिखा है? ये इसका साइंटिफिक नाम है कि फिर इसको क्रिश्चियन का मतलब नाम देना. ठीक है, तो जूलॉजिस्ट ने इनको फाइनली एक नाम दिया जिसे क्या कहा जाता है? ल्यूट्रोगेल पर्स्पिसिलेटा मैक्सविली या फिर मैक्सवेल्स ऑटो. क्लियर? तो ये जो है नोन ही नहीं थे बहुत टाइम तक, बट देन इनको जूलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया? दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. क्लियर? ऑल राइट. For the first 24 hours, Midgebill was neither hostile nor फ्रेंडली. यहाँ पे क्या लिखा है कि जो पहले 24 घंटे यानी कि फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स व्हेन ऑथर वाज ओनिंग द ऑटर, तब तक क्या था ना कि जो ये ऑटर है या फिर इसे हम कहेंगे अब मिजबिल, तो मिजबिल जो है वो ना तो हॉस्टाइल था ना ही फ्रेंडली था. यानी कि ना ही वो अनफ्रेंडली था या फ्रेंडली. हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? आपने हॉस्टेजेस सुना होगा नाम, राइट? जब आप किसी को बंद करके कैद करके रखते हो तो वो पर्सन कैसा फील करता है कि किसी को कैद कर लिया तो अनफ्रेंडली सा, राइट? आपके साथ खुशियां तो मनाएगा नहीं, राइट? सेम चीज जो है ऑथर बोल रहे हैं. ना तो ऐसा था कि ऑटर जो है बहुत अनफ्रेंडली सा बिहेव कर रहा था, ना ही ऐसा था कि वो बहुत अच्छे से फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा हो. He was simply aloof and indifferent. वो क्या था? Simply aloof and indifferent. इसका मतलब है keeping a distance, यानी बहुत अलग अलग रह रहा था, बहुत aloof रह रहा था. Choosing to sleep on the floor as far from my bed as पॉसिबल. और जितना ऑथर के बेड से दूर वो फ्लोर पे सो सकता था ना, उतना दूर जाके वो सोता था. यानी कि वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था. मे बी उस एनिमल को अभी ट्रस्ट नहीं था क्योंकि वो नहीं जानता था ऑथर को, तो वो ट्रस्ट फॉर्म करने के लिए टाइम लगता है, राइट? तो ऑटर जो है वो क्या कर रहा था? जो हमारे ऑथर का रूम था उसमें जो उनका बेड है, उस बेड से जितनी दूर हो सके उतनी दूर वो फ्लोर पे जाके सोता था. क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि बिगिनिंग में ऑटर का बिहेवियर कैसा था. क्लियर? ऑल राइट. द सेकेंड नाइट, बट नेक्स्ट डे क्या होता है? हमें पता है 24 आवर्स तक तो इसी तरह का बिहेवियर था ऑटर का. नेक्स्ट डे क्या होता है? सेकेंड नाइट, Midgebill came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees. Then what happened? Suddenly, in the night of the second day of the otter came, climbed on the bed of the author and he was sleeping in the crook of the knees of author. crook का मतलब जो हमारा ये पैर होता है ना, तो ये जो नीज के बीच में यहाँ पे स्पेस दिखती है ना पैरों के, उसे हम बोलते हैं क्रूक. तो यहाँ जाके जो है ऑटर रूम बेड पे जाके सो गया. क्लियर? Until the servant brought tea इन द मॉर्निंग. जब तक सोया वो, जब तक ऑथर के जो भी सर्वेंट थे वो चाय लेकर, टी लेकर नहीं आए सुबह सुबह. एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगैन टू लूज हिज एपैथी एंड टेक अ कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. और फिर उस दिन क्या हुआ ना, उस दिन उसने अपनी एपैथी लूज करना, यानी कि एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अब वो जो नॉन इंटरेस्टेड बिहेव करा था ना, वो उसने बिहेवियर छोड़कर अब वो कीन, इनफैक्ट मच कीन लिखा है, यानी बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टेड था वो अब अपनी सराउंडिंग्स को देखने के लिए. यानी पहले ऑब्वियसली ऑटर में भी उसको टाइम लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ आ गया, तो मे भी उसको एक तरीके से अडेप्ट करने में थोड़ी इश्यूज आ रहे थे. बट जैसे ही उसको समझ आ गया कि नहीं भाई मे बी ऑथर अच्छे हैं या जगह उसको अच्छी लगने लगी, तो उसने क्या किया, वो सोया भी कहाँ, बेड पे जाके ऑथर के साथ, और उसके बाद वो जो है उसने अपना डिसइंटरेस्ट जो था उसको छोड़कर पूरी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया. क्लियर? ऑल राइट. आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम. और हम जनरली देखते हैं, राइट, कि हम लोग एक बेल्ट ले लेते हैं, डॉग हो, कैट हो, जिससे हम उनको इजीली अपने साथ ले जा सके. तो उन्होंने, ऑथर ने एक बॉडी बेल्ट बनाई ऑटर के लिए फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम.
और उनको कहाँ लेकर गए ऑटर को, बाथरूम में लेकर गए, वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर। हमें पता है ऑटर को जो है पानी में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो वो जो है ना उसको जैसे ही बाथरूम में लेकर गए ऑथर, तो उसके लिए पानी क्या था, वैसी ही जगह थी जो वहाँ पे वो रहना पसंद करता है। तो वो आधे घंटे तक तो ही वॉज जस्ट इंजॉइंग, ही वॉज वाइल्ड इन द सेंस, बिल्कुल होते हैं ना बिल्कुल मिस्चीवियस नॉटी बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, कहीं कोई खिलौना विलौना मिल जाए ऐसा, वैसे ही ऑटर जो है ना वो भी बहुत खुश हो गया जब उसको पानी देखने को मिला, और उसने फॉर एन हाफ एन आवर, पूरे आधे घंटे के लिए वहाँ बहुत इंजॉय किया। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, पानी में बार बार प्लंजिंग यानी का क्या मतलब होता है, फॉलिंग और सिंकिंग, यानी बार बार पानी के अंदर जाता था बाहर आता था, पानी के अंदर जाता था बाहर, जो कि नॉर्मली एनिमल्स करते, राइट। तो सेम चीज कौन कर रहा था, ऑटर कर रहा था। एंड रोलिंग इन इट, और उसमें रोल कर रहा था पानी में। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, नीचे जा रहा था बाथटब में पानी जो है जहाँ तक नीचे तक था वहां तक नीचे जा रहा था, फिर ऊपर आ रहा था बाथटब के, नीचे जा रहा था बाद, मतलब ये पूरी तरीके से वो उसकी एक्सरसाइज हो रही थी जो नॉर्मली वाटर बॉडीज में करता है। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, और जैसे कि एक हिप्पोपोटामस जो होता है, दिस इज द एनिमल हु इज हिप्पोपोटामस, तो ये जो एनिमल है ना इसका भी क्या होता है, ये भी पानी में बहुत ज्यादा आवाजें करता है, पानी में हाथ वाथ मारेगा हिप्पो। सेम वे में क्या हुआ ना, सेम वे में स्लॉश एंड स्प्लैश का मतलब जो स्प्लैशिंग साउंड होता है, पानी में अगर हम मारते तो आवाज नहीं आती और पानी उचकता है, तो सेम चीज जो है कौन कर रहा था, ऑटर कर रहा था, यानी ऑटर को पानी इतना पसंद था कि वो फुल्ली इंजॉय कर रहा था वाटर जो था बाथटब में। क्लियर, ऑल राइट। This I was to learn is a characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. अब यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए सीखने के लिए थी कि ऑटर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक क्वालिटी होती है, वो ये कि ऑटर्स के हिसाब से हर एक पानी की जो ड्रॉप होती है, ईच ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, यानी कि एज इट वर, वन कुड से दिस, यानी एज इट वर अबाउट टू स्पीक, उनके हिसाब से इफ अ वाटर ड्रॉप इज साइलेंट इट इज नॉट राइट। इसका मतलब ये नहीं कि वाटर ड्रॉप विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, इट मीन्स दैट इट शुड नॉट बी स्टिल, स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, पानी बिल्कुल रुका हुआ चलते रहना चाहिए। तो ऑटर्स का ये मानना था। एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, बिल्कुल फैला हुआ हो हर जगह पानी, एक जगह पे स्टिल ना हो जैसे हमें पसंद है, बट ऑटर्स को क्या चाहिए कि पानी का मतलब क्या, इट शुड बी फ्लोइंग। अ बोल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, अगर जैसे पानी का बोल दे दे, बड़ा सा बर्तन दे दे ऑटर को, तो क्या करेगा, एकदम से उस पूरे बर्तन को, बोल को ओवरटर्न कर देगा, यानी उल्टा देगा, ठीक है, जिसकी वजह से तो पानी विल कम आउट, वाटर विल कम आउट। और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, बी सैट इन एंड स्प्लॉश्ड in until it overflows, या फिर if directly cannot overturn and throw the full water on the floor, what he'll choose to do is he'll sit inside और वो splash करेगा, जिसकी वजह से पानी जो है उछल उछल के पूरा बाहर आ जाए। तो till the moment each and every drop is not out of the bowl, otter will choose to splash in the water. Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. Otters के हिसाब से पानी जो है अगर है तो it should be made to move. यानी पानी है तो it should be made to come into a motion. It should not be still or stationary. क्योंकि अगर पानी रुका हुआ है तो it is what? It is provoking. Provoking means causing anger or some other reaction. यानी अगर पानी जो है रुका हुआ दिखता है ऑटर को तो मीन्स ऑटर को जो है फ्रस्ट्रेशन या एंग्रीपन आ जाता है, बिल्कुल ही बिकम्स सो मच अनॉयड कि वो जाता है एंड ही जस्ट स्प्लैशेस ऑन द वाटर सो दैट देयर इज अ मूवमेंट क्रिएटेड इन द वाटर। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि पानी जो है या वाटर जो है हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर ऑटर। क्लियर? ऑल राइट। 2 days later, अब 2 दिन हो चुके हैं, it has been 2 days that author has owned a pet otter. Mitchell escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. तो ऑथर बोलते हैं as soon as I used to enter the bedroom, ऑटर जो है वो रूम से गायब हो जाता था और उसकी जो टेल है, जो पूंछ है, वो दिखती कहाँ थी कि वो बाथरूम की तरफ एंटर कर रहा है। देयर इज अ कॉरिडोर, देयर इज अ वे जहाँ से बाथरूम में एंट्री मिलती है, तो वहाँ पे उसकी पूंछ जो है, टेल जो है, ऑथर को दिखती थी। इसका मतलब ही इज गोइंग टू द बाथरूम। By the time I got there, he was
up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. और जब तक author जो है अंदर जाके देखते हैं कि what the otter is doing in the bathroom, what he would notice is कि otter is sitting in the bathtub and what he is trying to do is he is fumbling at the chromium taps, यानी कि he is trying to do something in a clumsy manner, कुछ ना कुछ तो करना है मतलब टैप के साथ, और फिर उससे क्या कर रहे हैं वो एट द क्रोमियम टैप्स, क्रोमियम मतलब हार्ड वाइट मेटल यूज टू मेक टैप्स, जो ये टैप्स होते हैं ना नल, दिस इज व्हाट क्रोमियम का नल, ठीक है। तो वो क्या कोशिश करता है जो ऑटर है वो किसी ना किसी तरीके से बस इसको खोल ले, ठीक है। तो ही जस्ट ट्राइज इन अ क्लमजी मैनर, किसी अजीब तरीके से वो नल को खोलने की कोशिश करता है ताकि वो क्रोमियम टैप्स को खोलकर उससे पानी निकाल पाए। क्लियर? I watched amazed in less than a minute. He had turned the tap far enough to produce a trickle of water. Author बोलते हैं कि 1 मिनट से भी कम टाइम लगा ऑटर को, और मैं ये देख के सरप्राइज हो गया कि उसने टैप ओपन करके एक ट्रिकल ऑफ वाटर, यानी कि एक स्मॉल स्ट्रीम, छोटी सी स्ट्रीम, यानी इतना हल्का हल्का पानी आता है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रिकल ऑफ वाटर। तो इतना पानी खोलने में नल को वो सक्षम रहा। He was able to do what? He was able to open the tap and just let the trickle of water come out. And after a moment or two achieved the full flow, and again he tried and पूरे full flow में पानी बहने लगा। He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. तो ये बोलते हैं ऑथर कि वो लकी इनफ था टू ओपन द टैप एट द राइट टाइम एंड राइट वे, नहीं तो क्या होता था ना, कभी कभी यूज टू डू इट ऑपोजिट, जैसे किसी नल को या टैप को ओपन करने का एक डायरेक्शन होता है, तो व्हाट ही यूज टू डू इज वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाता था, जिसकी वजह से और ज्यादा टाइट हो जाता था टैप, और उस वजह से यूज टू chitter. Chittering means make a twittering or chattering sound, यानी कि he used to create some sound which shows that he was irritated and disappointment. वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता था कि he was not able to open the tap. Clear? All right. Very soon Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. धीरे धीरे क्या हुआ ना कि अब मिज को जो है उसके नाम से बुलाने की आदत हो गई कि when author used to call him मिज या मिजबिल, वो भाग के आ जाता था। He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed saucer player using all 4 feet to dribble the ball. अब ऑथर बोलते हैं उसका ज़्यादातर टाइम जो है खेलने में जाता था, जैसे किसी भी एनिमल का जाता है, और वो करता क्या था ना, एक रबर की बॉल को पूरे रूम में घुमाता था जैसे कि एक 4 फीट, क्योंकि ये ऑटर है, एनिमल है, तो उसके 4 फीट है, राइट। तो ऐसा लगता था कोई 4 फीट का सॉसर प्लेयर है जो बॉल को बहुत अच्छे से ड्रिबल यानी कि ऊपर नीचे तरीके से कर लेता है, एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और ड्रिबल तो कर ही लेता था बट उस बॉल को उठा के वो फेंक भी लेता था, तो ऐसा लगता था ही इज लुकिंग लाइक अ 4 फीट सॉसर प्लेयर with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. और वो क्या करता था ना, क्विक लाइट मूवमेंट, यानी कि नेक से अपनी गर्दन से एक तरीके से बॉल को ऐसा मूवमेंट देता था जिसकी वजह से एक हाइट तक बॉल ऊपर चली जाती थी। यानी यहाँ ऑथर ने हमें ये भी बताया है कि किस तरीके से ऑटर जो है वो एक बॉल से भी बहुत अच्छे से खेल लेता था। क्लियर? ऑल राइट। But the real play of an otter is when he lies on his back movement and juggles with small objects between his पॉज। बट जो रियल गेम या फेवरेट गेम बोल लीजिए ऑटर का था वो ये था कि जब ऑटर अपने बैक के बल यानी उल्टा बिल्कुल ऐसे लेट जाता था और अपने पॉज की मदद से बॉल्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जगल करता है। जगल यानी कि एक गेम होता है जैसे हम ऐसे बॉल उछालते हैं, लोग बहुत सारी बॉल्स को ऊपर नीचे बैलेंस कर लेते हैं, उसे आप कहते हो जगलिंग। सो कंटिन्यूसली टॉस इनटू द एयर एंड कैच सो एज टू कीप एटलीस्ट वन इन द एयर व्हाइल हैंडलिंग द अदर्स। एक बॉल फेंकते हैं, दूसरी कैच करते हैं, फिर फेंकते कैच करते हैं, इसे आप कहते हो जगलिंग। तो वो जो है नीचे लेट जाता था बैक के बल और फिर बॉल्स को जगल करता था या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को वो जगल करता था। मार्बल्स वर मिथ्स फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास्ट टाइम। और सबसे फेवरेट ऑब्जेक्ट जो होता था इन ऑब्जेक्ट्स में से जिसके साथ वो जगल करता था, उनमें से सबसे फेवरेट होते थे मार्बल्स जिसके साथ वो जगलिंग करता था। He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his white flat belly without ever dropping one to the floor. और वो क्या करता था, obviously बैक पे लेट जाता था और उसकी जो व्हाइट कलर की बेली थी उसके यूज से वो मार्बल्स को ऊपर नीचे जगल करता था और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो मार्बल गलती से फ्लोर पे गिर जाए। He was that good in juggling.
थर्ड पार्ट। नाउ फर्स्ट पार्ट हो गया जब ऑटर कैसे आया, सेकंड पार्ट फाइनली ऑटर किस तरीके से अडैप्ट हुआ नरेटर के घर में। नाउ द थर्ड पार्ट बिगिंस। द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा, हमें पता है वो बसरा में रह रहे हैं और वहां पे बहुत अच्छे से शांति से दिन बीत रहे थे। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड एंड टू कैमस फियरना। बट ये जो है फाइनली इनको जाना कहाँ था, कैमस फियरना, तो वहां जाने का और ऑटर को लेके जाने का इनके दिमाग में क्या आता था, इट ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट, ये चीज जो है वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर। इस चीज के बारे में सोच सोच के उनको बहुत डर लगता था कि कैसे वो मिजबिल को कैमस फियरना लेकर जाएंगे। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, जो ब्रिटिश एयरलाइन थी जो लंदन तक फ्लाई करती है वो जो है किसी भी एनिमल को फ्लाई करने का अलाउ नहीं करती है। सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। तो ऑथर ने क्या किया, एक फ्लाइट बुक की, कोई दूसरी फ्लाइट, ऑब्वियसली ब्रिटिश एयरलाइन ने तो मना कर दिया कि वो एनिमल्स को नहीं ले जा सकते, तो उन्होंने एक बुक करी फ्लाइट पेरिस तक और फिर पेरिस से दूसरी फ्लाइट ली टू लंदन। क्लियर, ऑल राइट। The airline insisted that Midge should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet। तो जो एयरलाइन थी जो जिससे ये पेरिस ट्रैवल कर रहे थे, उस एयरलाइन ने बोला कि एक कंडीशन है, आपको एक बॉक्स लेना है जो 18 इंचेस से बड़ा नहीं होना चाहिए और उस बॉक्स में आप ऑटर को लेकर आएंगे या अपने पेट को लेकर आएंगे और उसे आप अपने फीट यानी पैरों के इधर रखकर ट्रैवल करेंगे इन द फ्लाइट। I had a box made and an hour before we started। तो उन्होंने एक बॉक्स बनवाया जो 18 इंचेस से बड़ा ना हो और उस बॉक्स में अभी फ्लाइट के लिए उनके पास 1 घंटा था, तो 1 घंटा पहले उन्होंने क्या किया, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal। तो उन्होंने क्या किया, उस बॉक्स में 1 घंटा पहले, फ्लाइट के 1 घंटा पहले जो ऑटर है उसको बिठा दिया ताकि वो अकस्टम्ड हो जाए, यानी कि वो फैमिलियर हो जाए कि हाँ मुझे इस बॉक्स में बैठना है, ताकि 1 घंटे में उसको लगे कि ओके आई एम ओके विद द बॉक्स। क्लियर। तो उन्होंने कितनी देर पहले, 1 घंटे पहले बिठाया और वो खुद चले गए उस बॉक्स को छोड़कर। किस लिए, क्योंकि उनको भूख लगी थी तो जल्दी से खाना खाने गए थे, इसलिए हरीड मील बोला है। क्लियर, ऑल राइट। व्हेन आई रिटर्न देयर वाज एन अपैलिंग स्पेक्टेकल। जब वो वापस आए ना तो उनको पता क्या दिखा, ऐसा कुछ दिखा विच वॉज अ शॉकिंग सीन। अपैलिंग यानी कि जो बहुत शॉकिंग सा दिख रहा था सीन। ऐसा क्या हुआ था, चलिए पढ़ते हैं। There was complete silence from the box। बॉक्स में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। But from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried। बट जो एयर होल्स, मैंने बोला था ना पियर्सिंग्स कर दी थी, बॉक्स पे होल्स बना दिए थे ताकि एयर जा सके अंदर, तो वो जो होल्स थे उनमें से और चिंक्स यानी कि जो बॉक्स की जो नैरो ओपनिंग होती है जो कि खुले, जहाँ से खुलता है बॉक्स, तो वो, और वहां से क्या हो रहा था, जो लिड है जो ऊपर बंद कर दिया था वहां से ब्लड वॉज ट्रिकलिंग एंड ड्राइड। ट्रिकल्ड यानी ड्रिप और फ्लो, ब्लड जो है वहां से निकला हुआ था और वो ड्राई हो चुका था बॉक्स पे, बॉक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया था। तो ये सीन देखकर ऑब्वियसली हमें भी लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, और ऑथर जो है वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए। लेट्स सी आगे क्या होता है। I whipped off the lock and tore open the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg। क्या लिखा है कि उन्होंने whip off यानी कि खोल दिया बॉक्स जो है, quickly took off the box, तो बहुत जल्दी से उन्होंने बॉक्स खोला, and tore open the lid, और फाड़ दिया लिड को, जो ऊपर की जो कवरिंग होती है ना लिड, उसको उन्होंने टीयर कर दिया। एंड मिज एग्जॉस्टेड, और मिज जो था, जो ऑटर तो था, वो थक चुका था। क्यों, क्योंकि वो ब्लड स्पैटर्ड था यानी कि कवर्ड विद ड्रॉप्स और स्पॉट्स ऑफ ब्लड, उसकी बॉडी पे ब्लड स्पॉट्स थे। विम्पर्ड यानी मेक साउंड विच एक्सप्रेस सैडनेस और पेन, और वो ऐसी साउंड कर रहा था जिससे लग रहा था कि उसे बहुत पेन हो रहा है या फिर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एंड कॉट एट माई लेग, और उसने ऑथर का पैर पकड़ लिया। मे बी उसको ऐसा लग रहा होगा कि उसको छोड़कर चले गए हैं, तो वो जो है एक तो ब्लड स्पॉट्स में कवर्ड था, दूसरी बात वो साउंड ऐसे प्रोड्यूस कर रहा था जिससे लग रहा था कि ही इज वेरी मच इन पेन, एंड देन ही जस्ट कॉट द लेग ऑफ द ऑथर। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it so that there were no cutting edges left। और उसने क्या किया था ना, उसने पूरी तरीके से बॉक्स को फाड़ दिया था। श्रेड्स यानी कि टीयर इनटू पीसेस, ठीक है, तो पीसेस में बिल्कुल बॉक्स को फाड़ दिया था उसने। और यहाँ पर ऑथर ने भी क्या किया कि उन्होंने भी लास्ट ऑफ इट यानी जहाँ से भी बचा हुआ था फाड़ने के लिए, वो भी फाड़ दिया। क्यों, ताकि कोई कटिंग एजेस ना बचे, ऐसा कोई नुकीला पार्ट ना बच जाए, नीडल लाइक नहीं हो, ताकि उसको और लगे ना।
It was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant. और 5 मील की दूरी थी, अभी 5 miles दूर था एयरपोर्ट, और सिर्फ कितने बचे थे, सिर्फ 10 मिनट्स बचे थे फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए। और अभी भी ये मिजबिल और ऑथर वहीं पे थे, वो बॉक्स का इंसिडेंट हो रहा था और मिजबिल जो है जिस तरीके से भी उसने कोशिश की बाहर आने की, तो ये सब देखते हुए उस वक्त सिर्फ 10 मिनट बचे थे। I put the miserable Midge back into the box, holding down the lid with my hand. उन्होंने क्या किया, मिसरेबल यानी ब्लड से कवर्ड और पूरी कंडीशन में, तो मिजबिल को उन्होंने वापस बॉक्स में डाला, लिड को अपने हाथ में पकड़ा यानी कि जिससे वो बंद करते बॉक्स को, और वो फिर भागे फॉर द एयरपोर्ट। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricochetting bullet. क्या लिखा है यहाँ पर कि मैं जो हूँ बैठा कहाँ पर, पीछे, यानी ड्राइवर के पीछे जो सीट होती है वहाँ कार में बैठा, और मेरा जो बॉक्स था वो मेरे साथ रखा था। ड्राइवर ने क्या किया, उसने जो है इस तरीके से वो गाड़ी चला रहा था जैसे कि एक रिकोकेटिंग बुलेट हो, यानी अ बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, कि यहाँ पे जाना है एकदम से मुड़े फिर ऐसे मुड़े, तो यानी कि बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रहा था ड्राइवर ताकि जल्दी पहुंच जाए। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स। तो जो गुस्से में थे ना वहाँ के लोग, वो इतने चिढ़ चुके थे क्योंकि अभी तक ये एंटर नहीं हुए थे, तो इन लोग को जल्दी जल्दी जो है एयरक्राफ्ट के लिए लेकर गए। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, और सबसे अच्छी बात ये थी कि नरेटर की जो सीट थी वो सबसे पहली सीट थी, तो और टाइम वेस्ट नहीं होता कि मुझे और पीछे तक जाना है, बैठना है, सेटल हो, फिर टेक ऑफ हो, नहीं तो और गुस्सा हो जाते ऑफिशियल्स। क्लियर, ऑल राइट। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़ पेपर्स, उन्होंने क्या किया, न्यूज़ पेपर्स लिए और पैरों के नीचे पूरे फ्लोर को कवर कर दिया। Rang for the air hostess and gave her a parcel of fish for Midge to keep in a cool place. और फिर क्या होता है, हम एक बेल रिंग करते हैं, अगर आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया हो तो आप एक बेल रिंग करते हो, एयर हॉस्टेस कम्स टू योर सीट, ठीक है। तो उन्होंने बेल रिंग की, एयर हॉस्टेस आई, एयर हॉस्टेस को उन्होंने एक डब्बा दिया जिसमें फिश रखी थी, किसके लिए, मिज के लिए, तो उन्होंने वो बॉक्स दिया कि आप किसी कूल प्लेस यानी कि रेफ्रिजरेटर में रख दो। I took her into my confidence about the events of the last हाफ आवर, और आधे घंटे पहले जो कुछ भी हुआ, यानी ये बॉक्स के बारे में, जो ब्लड आ गया था, जो ऑटर इतना परेशान हो रहा था, वो सारी बातें उन्होंने किसको बताई, एयर हॉस्टेस को। एंड ही टुक हर इनटू हिज कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है शेयर्ड विथ हर माई एक्सपीरियंसेस और सीक्रेट्स। एक होता है ना अपने कॉन्फिडेंस में लेना, यानी कि अपनी बात बताकर सहमत करना, अग्री करना, तो ये बातें उन्होंने बताई एयर हॉस्टेस को। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर हॉस्टेस, शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। और उस एयर हॉस्टेस के बारे में जो ऑथर है वो बोलते हैं कि मेरे दिमाग में आज भी जो है इंटेंस एडमिरेशन है, यानी मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में जब भी सोचता हूँ, क्योंकि शी वॉज अ क्वीन ऑफ हर काइंड, यानी शी वॉज अ वेरी नाइस लेडी, शी वॉज अ क्वीन ऑफ हार्ट एंड सोल, जिन्होंने अच्छे से ट्रीट किया किसको, ऑथर को। क्लियर, ऑल राइट। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. ऑथर का मानना है, ऑथर ने बताया कि एयर हॉस्टेस उनको सजेस्ट करती है कि भाई आपका ये पेट है राइट, तो आप हमेशा से चाहोगे कि मैं अपने पेट को नीज पे बिठाऊं ना कि नीचे रखूं, मतलब वो इतना समझ पा रही थी एयर हॉस्टेस। तो ऑथर का मानना है कि इफ आई वुड हैव गॉट अ चांस आई वुड हैव किस्ड हर हैंड इन ग्रैटिट्यूड, इन थैंकफुलनेस कि वाओ यू आर सच अ नाइस लेडी। But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. But वो जो है जानते नहीं थे कि आगे क्या होने वाला है, और जो हुआ ना वो बहुत ही ऐसा कुछ हुआ जिसके लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेट्स सी भाई अब और क्या बचा है होने के लिए। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स खोल के मिज बिल जो है वो बाहर आ चुका था इन द एयरक्राफ्ट। इन अ फ्लैश, यानी कि एकदम से, वेरी क्विकली, एकदम से क्या हुआ, वो बॉक्स से बाहर आ गया। He disappeared at high speed down the aircraft. और क्या हुआ, वो एकदम से नीचे तरीके से जल्दी से चला गया। There were squawks and shrieks and a woman stood up on her seat screaming out a rat, a rat. और एकदम से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे लोग। Squawks and shrieks यानी they were yelling, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। ऑब्वियसली कोई एनिमल अगर आएगा तो आप भी डर जाओगे। और एकदम से क्या हुआ, एक वुमेन जो है वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई और वो चिल्लाने लगी कि भाई एक रैट है, एक चूहा है। I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. और एकदम से नरेटर को जो है दिख गया कि ऑटर की टेल दिख गई, पूंछ दिख गई। कहाँ जा रही थी वो जा रही थी एक इंसान की तरह जो कि क्या है, पोर्टली यानी कि स्टाउट, मोटा, वाइट टर्बन इंडियन, जिसने वाइट कलर की टर्बन पहनी हुई थी, उसके इधर पे उन्होंने देखा कि भाई ऑटर जाके बैठ गया है। क्लियर, ऑल राइट। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। और एकदम से नरेटर कूदे कि भाई मैं उठा लूँ ऑटर को, बट क्या हुआ, उनका मुंह जो है करी में, जो कि एक लिक्विड डिश है, उसमें जाके चला गया।
Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. I return to my seat. तो एयर हॉस्टेस ने क्या बोला, एयर हॉस्टेस ने ऑथर को कि आप जो है अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए और मैं जो हूँ पूरी हेल्प करूंगी कि मैं एनिमल को लेकर आपके पास ले आऊँ. और ऑथर ने उनकी बात सुनी और वो खुद जाके अपनी सीट पे बैठ गए. ऑल राइट. I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome and Midge bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. क्या लिखा है कि ऑथर पूरी कोशिश कर रहे थे. He was craning his neck का मतलब क्या होता है, stretch out one's body or neck in order to see something. जैसे अगर मुझे कुछ देखना तो I will अपनी neck ऊपर करूंगी, मैं कुछ देखने की कोशिश करूंगी. इस तरीके से ऑथर क्या कर रहे थे, हर जगह कोशिश कर रहे थे देखने की कि कहीं तो ऑटर दिख जाए. फिर एकदम से क्या हुआ ना, उनको कुछ फील हुआ. क्या फील हुआ कि उनके पैरों के नीचे से कुछ तो भाई जा रहा है. और वो कौन था, वो ऑटर था, मिज था. यानी ऑटर कौन है भाई, मिज है, राइट. तो मिज जो है एकदम से आया, उनके नी पे बाउंड यानी कि एकदम से क्लाइंब हो गया, उठ के बैठ गया उनकी नी पे. और फिर ही स्टार्टेड नजलिंग हिज फेस एंड हिज नेक, यानी कि टू रब जेंटली विद द नोज. वो अपनी नोज से जो है अपने जो ओनर है, जो ऑथर हैं, उनके फेस पे और उनके नेक पे कुछ ना कुछ करने लगा. यानी कि मे भी वो अपने जो ओनर है उसके पास आना चाहता था कि भाई मैं यहीं पे हूँ. क्लियर. तो थैंक गॉड जो है ऑथर को ऑटर मिल गया. ऑल राइट. नाउ इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी विच इज after an eventful journey, Maxwell and his otter reach London where he has a flat. अब हमें पता है कि भाई वो लंदन जा रहे हैं, ठीक है. तो जो ऑथर है ना, वो और ऑटर दोनों की क्या है भाई, एक इवेंटफुल जर्नी रही. यानी बहुत कुछ हुआ इस जर्नी में, बहुत इवेंट्स हुए. और इस जर्नी के बाद ये लोग लंदन पहुंचते हैं जहाँ पे ऑथर का एक फ्लैट है. मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ. और मिज जो है ऑटर, वो और ऑथर जो है 1 महीने के लिए लंदन में रहे. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. और उसके पास बहुत सारे टॉयज थे जिनका नाम दिया हुआ है. पिंग पोंग बॉल क्या होती है, जो फेंकते हो तो आप बाउंस होती है बैक, वो. तो वो पिंग पोंग बॉल, मार्बल्स, रबर फ्रूट या टेरेपिन शेल, जो कि एक टॉर्टॉइस की शेल होती है, जो कि टिग्रिस मार्शेस से जो है ऑथर इनके लिए लेकर आए थे, इससे वो खेलता था. ऑल राइट. With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. और उसने उस पिंग पोंग बॉल के साथ एक खुद का एक गेम जो है बोल सकते हो डिस्कवर कर लिया था, जिसके साथ वो बहुत टाइम तक एनग्रोस्ड या इमर्स्ड या खुश रहता था. Completely interested in. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. अब यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि मैं जो सूटकेस इराक लेके गया था वो कैसे भी डैमेज हो गया. जैसे अगर मैं उसको बंद करूँ सूटकेस को, तो बंद करने के बाद सूटकेस का जो लिड है वो एक तरफ से स्लोप टाइप बनता है, यानी थोड़ा ऊपर से उठा हुआ और एक तरफ से नीचे. तो मिज को समझ आ गया था कि अगर मैं यहाँ पे बॉल रखता हूँ उठे हुए हिस्से पे तो वो नीचे आएगी. तो ये भी उसने डिस्कवर कर लिया एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग लाइक दैट. ऑल राइट. ओके. He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. अब वो खेलते कैसे थे वो डिस्क्राइब किया है कि वो जो है एक तरफ जाता था to ambush यानी कि to attack suddenly from a hidden position. एक जगह से चला जाता था ताकि हम छुपके से अटैक करें, इस तरीके से लगता था. Its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off यानी leave with it to the high end once more. जाता था भाई, एकदम से spring up होता था, फिर वापस जाता था, फिर यानी कि वो बार बार रिपीट करते हुए अपना गेम खेलता रहता था. Outside the house, I exercised him on a lead, precisely if he had been a dog. और घर के बाहर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करते थे जिससे एक्सरसाइज हो जाए ऑटर की, जैसे कि एक डॉग के साथ हम करते हैं वैसे. क्लियर. ऑल राइट. Midge quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets. और मिज ने क्या किया ना, मिज ने बहुत सी हैबिट्स जो है डेवलप कर ली थी. कंपल्सिव हैबिट्स यानी हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, खुद ब खुद जो आ जाएं और जो मजबूर कर दें आपको कि करना ही है भाई, ऐसी हैबिट्स जो है मिजबिल ने खुद ही डेवलप कर ली थी. Like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving
ब्लॉक। जैसे कि लंदन की स्ट्रीट्स पे कुछ बच्चे हैं, उनका रिचुअल यानी वो रोज करते थे क्या, कि जो स्क्वायर्स बने होते थे ना रोड पे, उस पे एक में पैर रखना है फिर दूसरे में पैर रखना, जो हम भी कर चुके हैं, राइट। तो ये चीज जो है ऑटर भी करने लगा। मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स, यानी कि जैसे हम चढ़ रहे हैं रेलिंग पे तो हमें सीधे से 7th रेलिंग को टच करना है, फिर से ऊपर 7th रेलिंग को टच करना है, तो ये चीज ऑटर भी करने लगा। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, और जाना है ऐसे सेकेंड लैम्प पोस्ट से पास होना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर आगे के 2 लैम्प पोस्ट से पास होना है। तो इस तरीके से ऑटर भी करने लगा था जैसे कि वहां के बच्चे करते थे। ऑल राइट। Opposite to my flat was a single-storied primary school, along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. क्या लिखा है कि उनके घर के पास में ना क्या था, एक ऑपोजिट यानी फ्लैट के जस्ट सामने एक सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, यानी सिर्फ एक फ्लोर वाला जो है प्राइमरी स्कूल था। along whose frontage ran a low wall some 2 feet high, जिसके सामने एक वॉल थी जो कि अराउंड 2 फीट की होगी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट, तो जब भी वापस आते थे ये लोग घर, जब जाते थे तब नहीं, जब वापस आते थे ना घर के लिए, तो ऑटर क्या करता था, मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, जंप ऑन टू इट एंड गेलॉप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ प्यूपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इट। और क्या करता था ना, जाता था, दीवार पे चढ़ता था, फिर पूरी तरीके से घूम फिर के आता था, और इससे क्या होता था ना, वहाँ के जो लोग थे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो, और जो वहाँ का स्टाफ है स्कूल का, उन सब के लिए क्या होता था, एक होपलेस सा डिस्ट्रैक्शन होता था, यानी कि वो लोग डिस्टर्ब हो जाते थे। समथिंग दैट टेक्स अवे वंस अटेंशन फ्रॉम व्हाट्स वन डूइंग, वो लोग पढ़ रहे हैं अच्छा खासा, कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। कैसे, ये जो मिजबिल है वो वॉल पे जाके मस्ती करता था, इस वजह से। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an author. तो ऑथर को लगता है, मुझे नहीं लगता इतना कोई स्ट्रेंज साउंड करना चाहिए, अजीब साउंड करना चाहिए कि किसी लंडनर को नहीं पता कि ऑथर क्या है। But the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. But author बोलते हैं, जिस तरीके के लोग guess करते थे ना कि ये कौन सा एनिमल है, ये ऑटर नहीं है, इसको क्या कह सकते हैं, तो वो जो है बहुत सरप्राइज करता था ऑथर को। कैसे? Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelins shared by the badger. तो ऑटर जो है वो एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिस ग्रुप में एक एनिमल होता है जिसका नाम है मस्टलिन्स। कैसे दिखते हैं वो? ऐसे। तो ये जो है मस्टलिन, वैसा ही कुछ क्या दिखता है हमारा ऑटर। ऑल्सो शेयर्ड बाय द बैजर। बैजर कौन है भाई? ये रहा, ठीक है। तो सारे एनिमल्स आपको लगभग ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे, वो तो ऑथर को डाइजेस्ट हो जाता था, बट जब एकदम से अजीब एनिमल्स के नाम आएंगे ना, देखा आपको भी हंसी आएगी। ऑल राइट। मूंगूस, मॉन्गूस से कंपेयर करते थे जो कि ऐसा दिखता है। चलो थोड़ा बहुत कंपैरिजन हो सकता है। नेक्स्ट किससे कंपेयर करते थे? वीजल से। वीजल कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखने वाला एनिमल। नेक्स्ट, ऑटर वाज कंपेयर्ड टू अ स्टाउट व्हिच लुक्स लाइक दिस। देन मिंक। मिंक कैसा एनिमल दिखता है? मिंक कुछ ऐसा टाइप का एनिमल दिखता है। तो ये तो चलो कहीं ना कहीं ऑटर से मैच करते हैं थोड़ा बहुत, तो ये तो डाइजेस्ट हो जाता था। और ऐसे ही कुछ अदर एनिमल्स से। ऑल राइट। I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelins but the otter more random guesses hit on a baby seal. तो ये टाइप के जो क्वेश्चंस होते थे ना, बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि गेसेस से भरे हो, अनुमानों से भरे पड़े हो, ऐसे क्वेश्चंस इनसे बहुत पूछे जाते थे ऑथर से। और कुछ ऐसे गेसेस होते थे ना जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, रैंडम, यानी कुछ भी बोल देते थे लोग। जैसे कि लोग बोलते थे क्या ये एक बेबी सील है, तो क्या ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, बट लोग कुछ भी बोलते थे कि हमें लगता है कि ये एनिमल क्या है, बेबी सील। नहीं तो एक स्क्विरल, क्या? गिलहरी। अब बताओ, स्क्विरल तो हमें भी ऑब्वियसली लग रहा है कि भाई ऑटर स्क्विरल जैसा तो नहीं दिखता, बट लोग हैं भाई वो कुछ भी गैसेस करते थे। इज दैट अ वॉलरस मिस्टर? रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स। और एक जन ने क्या बोल दिया कि मुझे लगता है ये वॉलरस है। अब वॉलरस देखो, राइट। तो इसको सुनकर ऑथर को भी हंसी आ गई कि भाई किस तरीके से वॉलरस से कंपेयर कर रहे हो ऑटर को। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो। एक डॉग शो में गए थे ये, तो उसके बाहर किसी ने बोल दिया कि भाई ये तो क्या है, एक हिप्पो है। हिप्पो कैसा दिखता है भाई? हिप्पोपोटामस अलग ही दिख जाता है एनिमल, और उनको लग रहा था कि डेफिनेटली ये क्या है, ये एक हिप्पो है। हिप्पो नहीं है, सॉरी, ये आपने हिप्पोपोटामस देख लिया ऑलरेडी, हम देख चुके हैं एक पिक्चर में, तो उनको लगता था ये हिप्पो है। अ बेयर कब। नाउ अ बेयर कब लुक्स लाइक दिस, यानी बेयर का बच्चा, ये रहा बेयर कब, ठीक है। तो उनको लगता था या तो ये बेयर कब है या फिर ये एक बीवर है। ये है आपका एनिमल जिसे हम
बीवर कहते हैं, अ लेपर्ड, वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट्स। उनको लगता था कि भाई ये लेपर्ड है, भाई लेपर्ड पे तो स्पॉट्स होते हैं, तो ऑथर बोलते हैं कि उन लोगों को क्या लगता था, भाई एक ऐसा लेपर्ड है जिसने अपने स्पॉट्स जो है वो चेंज कर लिए। अब ऐसा होता है क्या? तो ऐसे कुछ कुछ रैंडम गेसेस होते थे। एंड अ ब्रोंटोसॉर, मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर। और फाइनली किसी ने कंपेयर किया कि भाई ये तो एक ब्रोंटोसॉर जो है डायनासोर जैसा लगता है। और जो ऑथर बोलते हैं कि मिज को हर किसी एनिमल से कंपेयर किया, बस वो एक ऑटर ही नहीं था, बाकी सारे एनिमल्स था। क्लियर? ऑल राइट। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. But जिस क्वेश्चन के लिए ऑथर को लगता है मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स देने चाहिए, यानी जो सबसे ज़्यादा अजीब क्वेश्चन पूछा किसी ने, वो ये था कि एक लेबरर था, मजदूर था, और वो क्या कर रहा था, वो एक होल डिग कर रहा था, गड्ढा डिग कर रहा था। I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare. तो वो बोल रहा है कि मैं थोड़ा दूर था जब उसने क्या किया, हमें देखा, ऑटर को देखा स्पेसिफिकली, अपना टूल नीचे रखा, अपने हाथ बैक पे रखे और वो उनको घूर कर देखने लगा। As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront. और जैसे जैसे वो वापस पास आ रहे थे ना, वैसे वैसे ऑथर देख पा रहे थे कि उनके चेहरे पे एक सरप्राइज का एक्सप्रेशन और एक अफ्रंट का, यानी कि इंसल्टिंग सा एक्सप्रेशन है, अजीब सा एक्सप्रेशन है। As though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. ऐसा लग रहा था कि वो आदमी जो है उनको ऐसा देख रहा ऑथर को जैसे कि मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि मेरे चेहरे पे ऐसा मेरा चेहरा नहीं कि आप जो है ना मेरे पे मजाक उड़ा लो। ठीक है, तो ये इस तरीके से घूर रहा था किसको, ऑथर को, कि ऐसा मत करना कि तुम मेरे पे मजाक उड़ा लो। इस टाइप का एक्सप्रेशन था उस लेबरर के चेहरे पे। I came abreast of him, और ब्रेस्ट मतलब साइड बाय साइड एंड फेसिंग द सेम वे। तो आमने सामने जो बोलते हो ना हिंदी में, उसे बोलते हैं ब्रेस्ट। तो आमने सामने ऑथर गए उस लेबरर के। ही स्पैट, उसने स्पिट किया, ग्लेयर्ड, ध्यान से घूर के देखा, एंड देन ग्राउल्ड आउट, और एकदम से चिल्ला के उसने बोला, हेयर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी। और उसने एकदम से पूछा कि भाई ये क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत हंसी मजाक वाला लगा, क्योंकि अगर आप गैस कर रहे हो कि हाँ भाई कोई एनिमल है तो ठीक है, बट वो उसने तो क्या बोला कि इसको क्या बोलेंगे, ये है क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो था ऑथर के लिए जो कि उनको लगता है सबसे ज्यादा पॉइंट्स डिजर्व करता है, हाईएस्ट स्कोर डिजर्व करता है। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ आवर स्टोरी। क्लियर? ऑल राइट। चलिए अब जल्दी से एक समरी देख लेते हैं सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई हमें आंसर्स में क्या मेंशन करना है। क्लियर? ऑलराइट। द स्टोरी बिगिंस विद द ऑथर ट्रैवलिंग टू बसरा अलोंग विथ हिज फ्रेंड. During their journey, the author expresses his desire to domesticate an otter because after he had lost his pet dog, life had become lonely for him. उन्होंने क्यों डॉग की जगह एक ऑटर को लेना पसंद किया और डोमेस्टिकेट करना पसंद किया वो हमें पता है, because he was feeling lonely and he would be reminded of the dog again and again. His friend suggested that he should get one from the marshes along river Tigris in Iraq. When they reached the destination, they found that only the friend's mail had arrived and not the author's. After a few days, the friend left while the narrator was still waiting to receive his mail. तो ये लोग पहुंचते हैं और इनके फ्रेंड का तो मेल आ जाता है बट नरेटर का नहीं आता, तो फ्रेंड चला जाता है बट नरेटर इज वेटिंग देयर. Upon receiving it, he went to his room only to find an otter. और वो जो है जैसे ही उनको मेल आता है 5 दिन बाद, वो अपने रूम जाते हैं. देयर ही सीज कि कोई अरब्स बैठे हैं, उनके साथ एक सैक है और उनके फ्रेंड ने उनके लिए एक ऑटर गिफ्ट किया है. Accompanied by 2 Arabs with a note. It was a gift from his friend. He named the otter Mijbil और shortly Mij. पूरा नाम था मिजबिल और प्यार से उसको मिज बुलाते थे. It took some time for Mitch to open up and get acquainted with his surroundings. Adapt होने में मिच को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था. He was covered in mud to an extent that it took almost a month of cleaning and washing to reveal his actual color. और इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था ऑटर कि उसमें पूरा 1 महीना लग गया कि एक्चुअली ऑटर का कलर क्या है वो देखने में, यानी क्लीन करते करते 1 महीना हो गया. Then he was completely clean of mud. Midge loved playing with water so much so that he ever learned to open the tap on his own. और उसको पानी में खेलना इतना पसंद था कि वाटर टब में वो खुद जाके अब नल को ओपन करता था, टैप को ओपन करता था और पानी में प्ले करता था. All right. He believed that each drop of water should be squished and splashed till the bowl had been emptied. उसका मानना था एक भी ड्रॉप जो है स्टिल क्यों बैठे, मुझे इतनी जोर से स्प्लैश करना है कि हर एक पानी जो है बाहर आ जाना चाहिए, हर एक पानी की बूंद जो है वो बाहर आ जाना चाहिए. Everything was going smoothly in Basra, but now it was time to fly back to London. British Airlines did not allow animals, so he had to book another flight that allowed Mitch with a condition that he had to be carried in a box. अब इन्हें लंदन जाना था तो ब्रिटिश एयरलाइंस ने तो मना कर दिया, तो इन्होंने दूसरी एयरलाइन बुक की, बट दूसरी एयरलाइन ने बोला कि आपको एक बॉक्स में
ऑटर को या मिज को रखना पड़ेगा। The narrator put him in a box an hour before the flight so that Midge could get accustomed to it and then left for a quick meal. तो 1 घंटे पहले जो है ऑथर ने क्या किया, ऑटर को, मिज को एक बॉक्स में रखा ताकि वो अडाप्ट हो पाए और उसके बाद वो खाना खाने के लिए चले गए। When he returned, he found that the box was still and Midge had created a mess by destroying the inner lining. तो जब वो पहुंचे तो उनको बहुत शॉकिंग सा दिखा एक सीन, ब्लड लगा हुआ था बॉक्स पे और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे ही उन्होंने ओपन किया उनको दिखा कि ऑटर ने बहुत बुरी तरीके से बॉक्स को फाड़ने की कोशिश की है और वो जो है बहुत ज़्यादा पेन में था, यानी कि सैड था, एंड ही जस्ट केम और उसने ऑथर का पैर पकड़ लिया। ऑल राइट। As a result, blood was dripping out of the holes. Scared as he was, he hurried. They were far away from the airport and there were only 10 minutes left for the flight to take off. थोड़ा दूर थे, 5 miles का डिस्टेंस था और 10 मिनट बचे थे बस फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए। तो वो लोग बहुत जल्दी जल्दी उसी कंडीशन में बॉक्स को भी और मिजबिल को भी वो एयरपोर्ट लेके गए। He cleaned it all, hurried in a cab and managed to reach just in time. और बिल्कुल टाइम पे वो पहुंच गए। He explained the series of events to a very kind and generous air hostess who advised him to keep the box on his लैप। और एयर हॉस्टेस ने उनको एडवाइस किया कि आप अपना ये जो बॉक्स है नीज पे रख लीजिए, लैप पे रख लीजिए। और ये देखकर ऑथर को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने सारा जो इंसिडेंट था हाफ एन आवर पहले हुआ वो सब एयर हॉस्टेस से शेयर किया। Gavin developed extreme admiration for the air hostess for she was very kind to him. और वो जो है हमेशा सब एक इंटेंस एडमायरेशन के साथ उस एयर हॉस्टेस को याद करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड थी। As soon as he opened the box, the otter leaped out and disappeared thereby, creating a chaos. Passengers were frightened. एकदम से बॉक्स खुला, ऑटर जो है फ्लाइट में डिसअपियर हो गया और सारे पैसेंजर्स बहुत डर गए। Even a lady was standing on the seat and shouting a rat, a rat. All right. A lady climbed up her chair and in an attempt to get a hold of Midge, the author got himself covered in curry. और ऑटर को पकड़ने के चक्कर में जो ऑथर है उनका मुंह कहाँ चला गया, करी में गिर गया। The air hostess offered help and brought him back to Gavin and finally they reached London. और यहाँ पे ये नहीं है, एयर हॉस्टेस डज नॉट ब्रिंग हिम बैक, वो खुद ही आया था, ठीक है। तो क्या हुआ, फाइनली एयर हॉस्टेस ने बोला आप अपनी सीट पे चले जाइए, मैं कोशिश करूंगी आपको लाके दूं ऑटर को। बट सडनली जब ऑथर अपनी सीट पे जाके बैठे, थोड़ी देर बाद उनको पैर पे कुछ फील हुआ और वो कौन था, वो ऑटर खुद आ गया था। Midge was fond of playing with ping pong balls and marbles. He even developed a game with the author's damaged suitcase. ऑटर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव था, वो हर टाइप की चीज़ों के साथ खेल लेता था और बेस्ट चीज़ क्या थी कि ऑथर का जो सूटकेस खराब हो गया था उसके साथ भी उसने एक गेम डेवलप कर लिया था। It could keep him engrossed for a long period of time. Narrator took him for walks while taking the lead and played with him. और जो नरेटर है, ऑथर है, वो उसके साथ खेलते थे, उसको बाहर एक्सरसाइज के लिए ले जाते थे, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। People of London, being unfamiliar with otters, had wild guesses about what Midge was. और लंदन में लोग जो हैं पता नहीं क्यों ऑटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे और उसको बहुत अजीब अजीब एनिमल से कंपेयर करते थे। ऑल राइट। Some thought it to be a baby seal, squirrel or even a hippo. कुछ बिल्कुल ही अलग नाम जो जाते थे एनिमल्स के, जैसे बेबी सील है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हिप्पो जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, स्क्विरल जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, तो लोग इससे भी कंपेयर कर देते थे ऑटर को। द मोस्ट शॉकिंग रिएक्शन केम व्हेन अ लेबरर डिगिंग द होल आस्क्ड द ऑथर व्हाट इज दैट सपोज्ड टू बी। और सबसे शॉकिंग क्वेश्चन क्या था, जब एक लेबरर ने पूछा कि सर हम इसे क्या बुलाएं। क्लियर, तो दिस वाज द कंप्लीट समरी ऑफ द चैप्टर, यानी एक पूरी स्टोरी है, आपको हर चीज़ बस बताई गई है पार्ट्स में कि कैसे ऑटर को लिया, किस तरीके से वो बसरा में बहुत हैप्पीली रह रहे थे, कितना टाइम लगा ऑटर को, उसका ध्यान रखते थे, वो एक्सरसाइज कराते थे, उसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इन शॉर्ट ऑथर ने ऑटर का कितना ज़्यादा ध्यान रखा, मिजबिल को कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट किया, वही आपको इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। ऑल राइट, so with this we come to an end of our chapter which is मिजबिल द ऑटर। आई होप आपने ये स्टोरी एंजॉय की होगी, आपको पूरी तरीके से क्लियर व्यू मिल गया होगा कि कैसे पर्सन हैज़ टू टेक केयर, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अगर आप एक पेट को डोमेस्टिकेट करना चाहते हो। एंड इफ़ यू फील दैट यू आर एबल इनफ टू डू इट, देन ओनली यू शुड ट्राई टू परचेज अ पेट और डोमेस्टिकेट करना चाहिए। अदरवाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर फन
और जस्ट फॉर द सेक कि आपको एक पेट चाहिए, आपको किसी भी पेट को डोमेस्टिकेट नहीं करना चाहिए. इफ़ यू फील कि ऑथर की तरह आप भी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाओगे, इफ़ यू वांट अ पेट देन डेफिनेटली गो फॉर इट. अदरवाइज यू हैव टू बी अवेयर कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑन योर शोल्डर्स इफ़ you want a pet. Clear? So all right, with this we come to an end of our chapter, and now in the next video we will see the next topic. Till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.